वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करना है, जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। डिफरेंट एनिमल्स में ऑक्सीजन के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे लोअर एनिमल्स में ये जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब होती है। एनिमल्स की कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, ये सिंपल वेस्कुलर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर स्ट्रक्चर में बदलने लगते हैं। जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स, टेरिस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर लंग्स। हम लोग ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको यहां देखेंगे। जैसे ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज से स्टार्ट होता है और ये ट्यूब्स के थ्रू एक चैम्बर्स में फैल जाता है, दैट इज लंग्स। ह्यूमन के जो लंग्स होते हैं ये डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। हम लोग धीरे धीरे एक एक पार्ट को पढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे नोज, नोज एक्सटर्नल लेयर से स्टार्ट होती है, इंटरनल लेयर तक जाती है। इन दोनों के बीच की कैविटी को हम क्या बोलेंगे? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का एक पार्ट है वेस्टिबुलर पार्ट। इसमें नेजल हेयर्स आते हैं जो माइक्रोब्स या डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करने में हेल्पफुल होता है। इसके बाद का पार्ट होता है रेस्पिरेटरी पार्ट, ये हाईली वेस्कुलर होता है। इसके पीछे का पार्ट होता है ऑल्फैक्टरी पार्ट, ये थोड़ी सी ह्यूमिडिटी देता है ताकि एयर ह्यूमिडिफाई हो जाए। नोज के बाद का जो एरिया दैट इज फेरिंग्स, इसको हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रखा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने बात की थी, ये वो कॉमन पैसेज है जहां पे फूड और एयर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। फिर है लैरिंग्स, दैट इज साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स का एक नाम और है वॉइस। दैट मीन्स इस यंत्र से या इस बॉक्स से क्या साउंड प्रोड्यूस होती है। इस लैरिंग्स के दो पार्ट हैं, वन इज वोकल कॉर्ड एंड वन इज कार्टिलेज। वोकल कॉर्ड्स टू पेयर होते हैं। एंटीरियर वन पेयर जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये फॉल्स होते हैं, इनसे साउंड नहीं प्रोड्यूस होती है, ये खाली मॉइस्चर देते हैं। जो पोस्टीरियर या लोअर वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये ट्रू होते हैं और यही साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एक क्वेश्चन बार बार आता है कि मेल के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये थिक होते हैं और थोड़े से बड़े होते हैं, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हार्मोन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एंड्रोजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन, जो उसमें से मुख्य है। इसकी वजह से ह्यूमन के मेल में वोकल कॉर्ड्स बड़े और थोड़े से थिक हो जाते हैं। दैट्स वाई साउंड जो होती है उसकी पिच कम हो जाती है। फीमेल में ये वोकल कॉर्ड्स थोड़े छोटे होते हैं, इसलिए उनकी पिच बड़ी होती है। कार्टिलेज, कार्टिलेज 9 होती हैं। इसमें 3 पेयर्ड होती हैं और 3 अनपेयर्ड होती हैं। ये जो अनपेयर्ड कार्टिलेज है ये कौन कौन सी हैं? थायराइड, क्रिकॉइड और एपिग्लॉटिस। इन्हीं 3 कार्टिलेज को आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड कार्टिलेज का नाम है क्यों? क्योंकि ये हमारी थायराइड ग्लैंड को प्रोटेक्ट करती है। ये मेल के अंदर थोड़ी बड़ी होगी ड्यू टू एंड्रोजन, और इस बड़ी कार्टिलेज को हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्रिकॉइड कार्टिलेज ये कंप्लीट रिंग शेप कार्टिलेज। इसके पीछे की एपिग्लॉटिस, जब टिश्यू वाला पार्ट पड़ा था तो हम लोग ने पता किया था कि ये एपिग्लॉटिस का नेचर कैसा है? इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इलास्टिक कार्टिलेज। सो हमारी जो कार्टिलेजेस हैं इसमें यही एक एपिग्लॉटिस ऐसी है जिसको हम लोग बोलते हैं इट इज ट्रूली इलास्टिक कार्टिलेज। ये एक फ्लैप की तरह होती है जो हमारे लैरिंग्स की ओपनिंग ग्लॉटिस को कवर करती है। जब हम पानी पीते हैं या खाना खाते हैं ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड, उस समय ये ग्लॉटिस को कवर कर देती है। लैरिंग्स फिर से वोकल कॉर्ड्स और कार्टिलेज का बना हुआ होता है। लैरिंग्स के बाद हम देखेंगे ह्यूमन लंग्स। ह्यूमन लंग्स जो ह्यूमन की थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं और ये एक प्रकार के पिंजरे जिसे हम बोलते हैं थोरेसिक केज, उससे घिरे हुए होते हैं। सामने की तरफ होता है स्टर्नम, लेटरली ये प्रोटेक्टेड होते हैं रिब्स के थ्रू, और पोस्टीरियर पार्ट पे ये प्रोटेक्टेड होते हैं थ्रू वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रीज की लगातार चेन होती है। यहां पर हम लोग डायग्राम में देखेंगे, सबसे ऊपर एपिग्लॉटिस दिख रखा है। ये एपिग्लॉटिस इट इज द पार्ट ऑफ व्हाट? लैरिंग्स। किस कार्टिलेज का बना हुआ है? फिर से इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। लैरिंग्स ये क्या है? साउंड बॉक्स है। ये लैरिंग्स कंटिन्यू है किसके अंदर? ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है ये एक विंड पाइप है जिससे एयर आगे जा रही है। ट्रेकिया की वॉल कोलैप्स नहीं कर सकती। क्यों नहीं कोलैप्स कर सकती? क्योंकि ट्रेकिया के अंदर सी शेप क्या मिलती है? हाईलाइन कार्टिलेजिनस रिंग्स मिलती है। क्या कहते हैं इनको?
ट्रैकियल रिंग्स। यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन कॉकरोच ट्रैकिया एंड ह्यूमन ट्रैकिया? तो हम लोग बोलते हैं दोनों की ट्रैकियल वॉल्स जो हैं वो नॉन कोलैप्सिबल हैं। क्यों? दोनों के ट्रैकिया में क्या मिलती हैं? ट्रैकियल रिंग्स। बट ध्यान रखना बेटा, दोनों में एक डिफरेंट है। हमारी जो ट्रैकियल रिंग्स हैं ये इनकम्प्लीट है और सी शेप है, वेंट्रल साइड से कंप्लीट, पीछे डॉर्सल की तरफ से इनकम्प्लीट, क्योंकि पीछे ईसोफेगस से खाने को आगे बढ़ना है। और जो कॉकरोच है वहां पर कैसी होती है? कंप्लीट काइटिनस। फिर से ट्रैकिया ये हमारे नेक से होता हुआ थोरेसिक कैविटी में आता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कि ये ट्रैकिया हमारी बॉडी के अंदर किस जगह बाइफरकेट करेगा? दैट इज फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे ये बाइफरकेट करेगा। और बाइफरकेट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाएगा दैट इज ब्रोंकस। ये ब्रोंकस हमारे लंग्स में आएगा। अब ये जो लंग्स हैं हमारे, ये लंग्स राइट और लेफ्ट दो भागों में डिवाइडेड है। राइट जो लंग है ये 3 लोब्स का बना है, लेफ्ट लंग 2 लोब्स का बना है। ये 3 लोब का लंग्स जो बना हुआ है ये इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिशर। सो एंटीरियर लोब, मिडिल लोब एंड पोस्टीरियर लोब, ये तीनों लोब्स इसलिए बने क्योंकि हमारे लंग्स में क्या है? फिशर। वन इज हॉरिजॉन्टल, वन इज ऑब्लिक। यहां लेफ्ट लोब में अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट लोब में एक ही कौन सा है? ऑब्लिक फिशर है। सो 2 लोब बन गए, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि हमारे राइट लंग के बगल में जो लेफ्ट लंग है, इस लेफ्ट लंग में लोअर साइड इनर एरिया में एक नॉच होती है, डेट इज कॉल्ड कार्डियक नॉच। इस कार्डियक नॉच में क्या रेस्ट कर रहा है? हार्ट। पोजीशन है मीडियास्टाइनल। ध्यान से फिर से, कार्डियक नॉच किस लंग में मिलेगी? राइट या लेफ्ट? तो आंसर इज लेफ्ट। लेफ्ट में कहां? आउटर या इनर? आंसर इनर। फिर दूसरा सवाल, अपर या लोअर? तो फिर आंसर लोअर। सो कार्डियक नॉच में कौन सा ऑर्गन रेस्ट करता है? दैट इज हार्ट। क्लियर? नाउ दिस lungs, both right and left lung, are covered by or protected by pleural membranes. The outer one is parietal and the inner one is visceral. इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स में जो बाहर की प्लूरल मेम्ब्रेन है ये थोरेसिक कैविटी से सराउंडेड है या थोरेसिक कैविटी से अटैच है। जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है दैट इज विसरल, ये लंग से अटैच है। और इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा? प्लूरल फ्लूइड। इस प्लूरल फ्लूइड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर ये प्लूरल फ्लूइड किसी भी तरह से बढ़ जाए तो क्या होगा? तो हम बोलते हैं अंदर का प्रेशर चेंज हो जाएगा और उस बीमारी को हम बोलते हैं दैट इज प्लूरिसी। प्लूरिसी एक खतरनाक बीमारी होती है। अगर प्रेशर चेंज हो गया तो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है और फिर इस फ्लूइड को हम लोग कम करते हैं। खैर, वापस राइट एंड लेफ्ट लंग, दोनों ही लंग्स के ऊपर क्या मिल रही है? प्लूरल मेम्ब्रेन। बाहर पैराइटल, अंदर विसरल। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या है? प्लूरल फ्लूइड। इस प्लूरल फ्लूइड का मेन काम है फ्रिक्शन को कम करना ड्यूरिंग सांस, हम जब रेस्पायर करते हैं। अब अगला सवाल, इस हमारे लंग्स के अंदर ये जो ब्रोंकस अंदर एंटर कर रहे हैं ये एक ट्री की तरह फैल जाते हैं, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। पूरा का पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कहां से स्टार्ट होता है? नोज से। और इसकी लास्ट यूनिट इज व्हाट? एल्वुलाई। अब हम लोग ने यहां पर इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखा कि दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिफरेंशिएट इनटू अपर कंडक्टिंग जोन एंड लोअर रेस्पिरेटरी जोन। द लोअर रेस्पिरेटरी जोन helpful in exchange of gases, while the upper conducting zone is only helpful in conduct the gases. Here no exchange of gases occur. This one is trachea. It divide at fifth thoracic vertebrae. This point is highly important and so many times asked in the competition. At fifth thoracic vertebrae, trachea is divided. Primary bronchi, then again primary bronchi divided into secondary bronchi divided into tertiary bronchi, this tertiary into terminal bronchi, and so on. The unit of our respiratory system is alveoli, and in both lungs, approximately 3 million
alveoli present. These alveoli have different type of cells, and the main cells are pneumocytes. The upper pneumocytes are called type 1, while some of them are called type 2. Type 2 pneumocytes are responsible for secretion of a waxy substance which form a layer inside so that alveoli does not collapse. Alveoli को collapse होने से रोकने के लिए जो substance secrete करती है, इस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं क्या? लिसाइथिन. बहुत इंपॉर्टेंट. ये एल्वेलाई को कोलैप्स होने से रोकती है. क्यों? क्योंकि एल्वेलाई अगर कोलैप्स हो गए तो फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस नहीं होगा. ये जो एल्वेलाई हैं ये कांटेक्ट में होते हैं ब्लड कैपिलरी के, और एल्वेलाई के अंदर की एयर ब्लड कैपिलरी में जाती है और ब्लड कैपिलरी की CO2 एल्वेलाई में चली जाती है. सो जिस मेम्ब्रेन के थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है ये 3 लेयर की बनी होती है. अगेन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. ये जो 3 लेयर की रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनी है दैट इज एल्वुलर स्क्वैमस इपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम. इन 3 मेम्ब्रेन्स में से बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ नॉन सेलुलर. ये 3 मेम्ब्रेन है. इसके बावजूद कितनी थिकनेस है इसकी? 1 mm से भी लेस, so that easily diffusion of gases occur. So in this whole part we remember 5 main things. One thing is mainly the larynx, which is known as what? Sound box, having a elastic cartilage called what? Epiglottis. Second thing, our lungs are present in a thoracic cavity, and the lung which have cardiac notch is left lung. थर्ड थिंग जो सबसे और इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्रैकिया है ये किस जगह डिवाइडेड हो रहा है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पे. एंड अगेन द लास्ट फोर्थ एंड फिफ्थ वन इज द यूनिट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एल्वुलाई. बोथ लंग्स कलेक्टिवली फॉर्म 3 million approximate alveoli, and the thing which protect the collapsing of alveoli is lecithin, which is secreted by type 2 cells. One a little more thing is that some cells are also present in our respiratory tract. These are called dust cells. These are phagocytic in nature. So in this whole what human respiratory system we see what thing? Trachea and tracheal division inside our lungs. In human, both lungs have how much? Approximate 300 million alveoli. These 300 million alveoli increase the surface area, due to which exchange of gases occur. In alveoli, if we see, there are different type of cells. विभिन्न प्रकार की क्या मिलती हैं? सेल्स मिलती हैं. जैसे टाइप 1 एंड टाइप 2. इन्हें क्या बोलेंगे? न्यूमोसाइट्स. ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं ये एक विशेष प्रकार का एक सब्सटेंस जो वैक्सी लेयर बनाता है, क्या कहते हैं? लिसाइथिन. इसको सीक्रेट करती हैं जिससे ये एल्वुलाई कोलैप्स नहीं करता. कभी कभी अगर ये लिसाइथिन कम हो या ना निकले तो एल्वुलाई की कोलैप्सिंग होगी, वो हम आगे देख लेंगे. सो एल्वुलाई को कोलैप्स होने से कौन बचाता है? लिसाइथिन. और ये लिसाइथिन कौन सीक्रेट करेगा? दीज टाइप 2 टाइप न्यूमोसाइट्स. इस एल्वुलाई में हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ और सेल्स होती हैं जो फैगोसिटिक इन नेचर होती हैं. ये भी खूब क्वेश्चन आया है कि द फैगोसिटिक सेल विच इज फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर, तो आंसर देंगे डस्ट सेल्स. सो डस्ट सेल्स आर फैगोसिटिक इन नेचर. Some pneumocytes called type 2, they secrete a waxy layer called lecithin which protect from collapsing of alveoli. एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो एल्वुलाई है यहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा. जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरी में आएगी और जो CO2 है वो एल्वुलाई में आएगी. वो मेम्ब्रेन जो यहां एक्सचेंज में हेल्प करेगी इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. RM, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन 3 लेयर की बनी है. 3 लेयर में कौन कौन सी? एल्वुलर स्क्वैमस इपिथेलियम और दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन और ब्लड कैपिलरी की
एंडोथीलियम। 3 लेयर होने के बावजूद ये कितनी बड़ी है? 1 mm से भी क्या है? कम, ताकि ये इजिली क्या हो सके? गैसियस डिफ्यूजन हो सके। सो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ? नोज से। और ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम की यूनिट क्या हुई? एल्वुलाई। ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 जोन में डिवाइड किया। कौन कौन से? लोअर रेस्पिरेटरी जोन, अपर conducting zone. Conducting zone does not help in exchange of gases, while respiratory zone helpful in exchange of gases. स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग ने ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था। अब हम ह्यूमन में उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और वेंटिलेशन देखेंगे और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इसको हम वेंटिलेशन कहते हैं। वेंटिलेशन मतलब इन्वायरमेंटल एयर का लंग्स में आना और लंग से एयर का वापस इन्वायरमेंट में जाना। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करते हैं, इसे बोलते हैं ब्रीदिंग रेट और रेस्पिरेटरी रेट। ब्रीदिंग नॉर्मली 2 फेजेस में होती है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एक शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसेस है, किसके कंपैरिजन में? एक्सपायरेशन के। इंस्पायरेशन 2 सेकंड का होता है, वाइल एक्सपायरेशन 3 सेकंड्स का। इंस्पायरेशन नॉर्मल ब्रीदिंग में जो मसल्स हेल्प करती हैं उनको बोलते हैं इंस्पायरेटरी मसल्स। ये इंस्पायरेटरी मसल्स डायफ्राम है और इंटरकॉस्टल मसल। डायफ्राम हमारे लंग्स के नीचे होता है। नॉर्मल कंडीशन में ये डोम शेप होता है, ऐसे कर्व की तरह, और जैसे हम इंस्पायर करते हैं ये फ्लैट हो जाएगा या स्ट्रेट या लीनियर बोलेंगे। वो मसल्स जो हमारी रिब्स के बीच में होती हैं इन्हें बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। सो 2 मेन रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, कौन कौन सी? डायफ्रामिक एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। जो डायफ्रामिक मसल्स है ये हमारे रेस्पिरेशन का लगभग 75% पार्ट प्ले करती हैं, वाइल इंटरनल कॉस्टल मसल्स हमारे रेस्पिरेशन का 25% पार्ट प्ले करती हैं। डायफ्राम को हम फ्रेनिक मसल्स भी कहते हैं। सो जो नर्व या आर्टरीज हमारे डायफ्राम से रिलेटेड होंगी उनको हम फ्रेनिक नर्व या फ्रेनिक आर्टरी बोलेंगे। नेक्स्ट थिंग, ये जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं अगर इंस्पायरेशन होगा तो उसमें डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये फ्लैट हो जाएगी। फ्लैट होने से जो थोरेसिक केज का एक्सपेंशन है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इस तरह से बढ़ जाएगा। इसी तरह से जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, कौन सी? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो थोरेसिक केज का एक्सपेंशन किस फेज में बढ़ेगा? ये बाहर और पीछे, दैट इज डॉर्सो वेंट्रली बढ़ जाएगा। सो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ना, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ना, इस वजह से थोरेसिक केज क्या हो जाती है? एक्सपेंड कर जाती है। इस एक्सपेंशन को हम लोग डिटेल में कह सकते हैं कि थोरेसिक मूवमेंट आउटवर्ड एंड अपवर्ड हुआ, बाहर निकल रहा है और ऊपर की ओर। बाहर और ऊपर की ओर निकलने से अंदर की ओर क्या बढ़ गया? वॉल्यूम, मतलब थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। जैसे ही हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हुआ? कम हुआ। बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, एयर अपने आप अंदर आ जाएगी। सो एयर का अंदर आना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। हमारे लंग्स में एयर तभी अंदर आ सकती है जब लंग्स के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो। सो ह्यूमन के लंग्स को हम बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर टाइप लंग्स। सो ह्यूमन लंग्स आर हाउ? कैसे? नेगेटिव प्रेशर। सेम इसके जस्ट अपोजिट, अगर यही दोनों मसल्स क्या करेंगी? रिलैक्स करेंगी, सो थोरेसिक केज क्या होगी? नैरो होगी। नैरो मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कम होगी, किसकी वजह से? डायफ्राम मसल्स के रिलैक्स होने से। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के रिलैक्स होने से क्या होगा? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस कम होगी। दोनों ही एक्सिस जैसे कम होंगी तो केज नैरो होगी, जिससे थोरेसिक मूवमेंट क्या होगा?
डाउनवर्ड होगा और इनवर्ड होगा। थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ जाएगा, सो जो लंग्स में एयर है वो कहां चली जाएगी, इन्वायरमेंट में चली जाएगी। सो लंग से एयर का बाहर जाना इज कॉल्ड व्हाट, एक्सपायरेशन। लंग्स में एयर का आना इज कॉल्ड व्हाट, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ये नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है। सो इधर इंस्पायरेशन इज अ कैसी प्रोसेस, इट इज अ active process, while here expiration is a passive process. Sometimes due to extra activities हम फोर्सफुल जब एक्सपायरेशन करेंगे, सो कुछ और मसल्स हेल्प करती हैं इस फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। इन मसल्स को बोलते हैं एसेसरी मसल्स। जैसे कि एब्डोमिनल मसल्स हमें फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हेल्प करती हैं, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हेल्प करती हैं। हियर वी डिस्कस व्हाट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। दो बातों को ध्यान से सुनना। नॉर्मल ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन कैसी प्रोसेस है, एक्टिव। नॉर्मल ब्रीदिंग में एक्सपायरेशन कैसी प्रोसेस है, पैसिव। बट फोर्सफुल ब्रीदिंग में कौन सी, फोर्सफुल में एक्सपायरेशन भी एक एक्टिव प्रोसेस हो गई, क्योंकि उसमें एब्डोमिनल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स वर्क कर रही हैं, दैट इज दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग। सो फिर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एयर का लंग्स में आना इट इज अ इंस्पायरेशन, वाइल लंग से वापस एयर का एनवायरनमेंट जाना इट इज एक्सपायरेशन। और यहां पर एक हम लोगों ने कंक्लूड किया कि ह्यूमन लंग्स आर कैसे, नेगेटिव प्रेशर टाइप। यानी लंग्स में एयर तभी आएगी जब हम लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या करें, कम करें, क्योंकि हमारे लंग्स जो हैं ये मस्कुलर नहीं है। सो लंग्स को डायलेट करने के लिए एक्स्ट्रा मसल्स हेल्प करती हैं, और इन मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो एयर हमारे लंग्स के अंदर आ रही है, इस एयर को हम कैसे कैलकुलेट करें कि कितनी एयर हमारे लंग्स अंदर आ रही है, कितनी एयर हमारे लंग से बाहर जा रही है। सो जिस से हम कैलकुलेट करते हैं उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पायरोमीटर, और इसको बोलते हैं स्पायरोमीट्री। ना, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, यहां हम लोगों ने एक छोटी सी फिगर दिख रखी है, इसको ऐसे समझेंगे। नॉर्मल कंडीशन में जितनी एयर हम इनहेल करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में जितनी एयर हम इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, इस वॉल्यूम को बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम अप्रोक्सीमेट होता है 500 ml। हम नॉर्मल इनहेलेशन के अलावा इसके एक्स्ट्रा और जितनी एयर हम अपने लंग्स के अंदर इनहेल कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऐसा वॉल्यूम जो रिजर्व है इंस्पायरेशन के लिए। सो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा है। इसी तरह से नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम और जो एयर को लंग से बाहर निकाल दें, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो एयर जो हमारे लंग्स से बाहर नहीं जा सकती, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। यहां हमने कुछ वॉल्यूम्स दे रखे हैं, जैसे टाइडल वॉल्यूम अप्रोक्सीमेट कितना था, 500 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, अप्रोक्सीमेट 1000 से 1100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है, 1100 से 1200 ml। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, 2500 से 3000 ml। अगर इन वॉल्यूम्स को हम कैलकुलेट करें, इनको हम आपस में जोड़ें, देन इट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। नेक्स्ट, जैसे अगर मैं टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से जोड़ दूं, देन वी कॉल्ड इट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसी तरह से टाइडल वॉल्यूम को अगर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से जोड़ दें, देन इट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसी तरह से अगर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीनों को जोड़ दें, देन इट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। और इस वाइटल कैपेसिटी के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम भी जोड़ दें, देन इट इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। एक वॉल्यूम होता है जिसे बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये वो वॉल्यूम है, कैपेसिटी, जिसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और
रेजिडुअल वॉल्यूम, दोनों को हम जोड़ के लिखते हैं। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पायरोमीटर से हम उसी वॉल्यूम या उसी कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं जो एयर बाहर आ रही है। जैसे स्पायरोमीटर से वो वॉल्यूम या वो कैपेसिटी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे जो बाहर नहीं आ रही। जैसे जो एयर बाहर नहीं आ रही, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। अब रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ दूसरा वॉल्यूम जो भी जोड़े जाएगा वो भी कैलकुलेट नहीं होगा। सो विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर वी कैन नॉट कैलकुलेट रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम एंड टोटल लंग कैपेसिटी। सो यहां पर हम लोग ने कुछ वॉल्यूम्स और कुछ कैपेसिटीज को देखा। एक और कॉमन पॉइंट आता है जिसमें हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन और एल्वुलर वेंटिलेशन को देखते हैं। जितना टाइडल वॉल्यूम हमने लिया, नॉर्मल जो भी एयर हमारे लंग्स के अंदर आई, ये अप्रोक्सीमेट कितनी थी? 500 ml। ये सारी 500 ml हम लोग ने यूज नहीं करी। क्यों? क्योंकि इस 500 ml में से कुछ एयर हमारे इस कंडक्टिंग जोन में रह जाती है या ब्लड कैपिलरी से एक्सचेंज नहीं हो पाती। जो एयर एक्सचेंज होती है वो इस रेस्पिरेटरी जोन की है एंड इट इज अप्रोक्सीमेट 350 ml। सो दो तरह की एयर हो गई, जितनी एयर हमने बॉडी में ली वो, और जो एयर हमने टोटल एक्सचेंज करी। सो पल्मोनरी वेंटिलेशन को हम कैसे पता करते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन मींस रेस्पिरेटरी रेट या ब्रीदिंग रेट को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? टाइडल वॉल्यूम से। सो ये लगभग 6 से 8 लीटर के आसपास आ जाएगा। एल्वुलर वेंटिलेशन में कैसे निकालेंगे? रेस्पिरेटरी रेट को हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो यूज एयर है, दैट इज हम उसमें से कौन सी एयर हटा देंगे? कंडक्टिंग जोन की। सो एल्वुलर वेंटिलेशन इज रेस्पिरेटरी रेट इनटू यूज एयर और द एयर ऑफ रेस्पिरेटरी जोन। सो इट इज अप्रोक्सीमेट नियर 4.2 से 5.6। अगर हम पल्मोनरी वेंटिलेशन और एल्वुलर वेंटिलेशन को देखें तो यहां ऐसा लगता है, जो दिख रहा है हमें, कि पल्मोनरी वेंटिलेशन इज ग्रेटर देन किससे? एल्वुलर वेंटिलेशन। सो इस दिस पार्ट में हम लोग ने क्या क्या चीज देखी? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। और यहां हम लोग ने क्या देखा? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। एक और कैपेसिटी होती है एफआरसी। एफआरसी मतलब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसमें दो वॉल्यूम्स आते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। इन दोनों वॉल्यूम को मिला के कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी किसके बनने से बनी? ईआरवी एंड आरवी। एक बात ध्यान देने की है, स्पायरोमीटर से हम वही वॉल्यूम या वही कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं जो एयर बाहर आए। इसका मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम जिस वॉल्यूम में जुड़ जाएगा या रेजिडुअल वॉल्यूम जिस कैपेसिटी में होगा, वो कैपेसिटी या वो वॉल्यूम हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे रेजिडुअल वॉल्यूम बाहर नहीं आता, सो रेजिडुअल वॉल्यूम हम स्पायरोमीटर से नहीं पता कर पाएंगे। रेजिडुअल वॉल्यूम ईआरवी में जुड़ गया, क्या बना? एफआरसी। तो हम एफआरसी भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यही रेजिडुअल वॉल्यूम किस में आ चुका है? टीएलसी यानी टोटल लंग कैपेसिटी। सो स्पायरोमीटर से हम क्या क्या नहीं कैलकुलेट कर सकते? वन, रेजिडुअल वॉल्यूम, सेकेंड टोटल लंग कैपेसिटी एंड थर्ड वन इज एफआरसी। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स हम किससे नहीं कैलकुलेट कर सकते? स्पायरोमीटर से। इसके अलावा एक और होता है, वो कि कितनी एयर हमारे लंग्स में आ रही है, वो एयर क्या सारी हम यूज करते हैं या कुछ पार्ट उसका यूज करते हैं। इसको अगर हम देखें तो दो तरह का वेंटिलेशन हो गया। एक हो गया पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक हो गया एल्वुलर वेंटिलेशन। दोनों को डिफरेंट करते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब वो एयर जो हमारे लंग्स में आई। पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब वो एयर जो हमारे लंग्स में आई। और एल्वुलर वेंटिलेशन मतलब वो एयर जो लंग्स में आई और यूज हुई। इसको कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो जोन हम लोग ने पढ़े थे, कौन कौन सा? कंडक्टिंग जोन और
रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन में जो एयर होती है ये हम यूज नहीं कर पाते, सो इसको बोलते हैं डेड स्पेस एयर। सो कंडक्टिंग जोन की जो एयर है दैट इज कॉल्ड डेड स्पेस एयर, और इस एयर का जो वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड डेड स्पेस वॉल्यूम। सो ये वो वॉल्यूम है जो हम यूज नहीं कर सकते। हम यूज कौन सा कर पाएंगे? जो इस रेस्पिरेटरी जोन में होगा। सो नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml है अप्रोक्सीमेटली, इसका हम कितना यूज कर पाए? 350। सो जो यूज किया वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड एल्वुलर वेंटिलेशन। हम यहां पे कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन मींस रेस्पिरेटरी रेट इनटू टाइडल वॉल्यूम, एल्वुलर वेंटिलेशन मींस respiratory rate into the air which is used, that is minus dead space air in the tidal volume. So अगर हम इनको कंपेयर करें पल्मोनरी वेंटिलेशन और एल्वुलर वेंटिलेशन को, तो यहां ऐसा दिख रहा है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन लगभग 6 से 8 लीटर होता है, एल्वुलर वेंटिलेशन 4.2 से 5.6 लीटर होता है। तो हम कह सकते हैं कि पल्मोनरी वेंटिलेशन इज ग्रेटर देन किससे? एल्वुलर वेंटिलेशन। सो इस पार्ट में हम लोग ने दो मेन बातें देखी, क्या क्या? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग दैट इज वेंटिलेशन, और दूसरा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज।